धुरंधर के सेकंड पार्ट में क्या हो सकता है उस पे तो बात करेंगे ही। हाँ, मुझे पता है मैं बहुत ज्यादा लेट हो चुका हूँ। आप लोग ऑलरेडी बहुत सी वीडियोस देख चुके होंगे, लेकिन अगर हो सके तो इस वीडियो को भी एक चांस देना, शायद कुछ नया देखने को मिल जाए जो आपको पसंद आ जाए। पर सबसे पहले इस बात पे रोशनी डाल लेते हैं जिसमें क्रिमिनल्स के साथ बेरहमी देखना हमारे ही कुछ लोगों को खटक गया। क्या क्या कमेंट्स पास कर दिए उन्होंने बिना सोचे समझे। ऐसे लोगों को तो एक कमरे में बिठा देना चाहिए हाथ पैर बांध के। उसके बाद उन्हें लगातार 1 महीने तक देशद्रोही दिखानी चाहिए, तभी जाके जो इनके पंख फड़फड़ा रहे हैं वो फड़फड़ाना कम होंगे। जिसमें सबसे आगे चमन चप्पल चोर KRK को ही रखना चाहिए। उसे उसकी ही गू जैसी पिक्चर का स्वाद चखाना चाहिए। मतलब यार इतना वाहियात पना कैसे दिखा सकते हैं ये लोग। फिल्म में गैंगस्टर्स क्रिमिनल्स को चीरा फाड़ा गया, वो देख के इनका खून खौल गया। पर कुछ भी बोलने या लिखने से पहले इन्होंने ये नहीं सोचा कि हमारे लोगों के साथ कितना बुरा किया गया है पास्ट में। कुछ टाइम पहले का ही इंसिडेंट ले लो ना, पहलगाम अटैक वाला, वो सब नहीं आया इनके दिमाग में फिल्म देखते टाइम। देखो फिल्म की कहानी और रणवीर सिंह का कैरेक्टर फिक्शनल है, ये साफ है, पर फिल्म में जो इवेंट्स दिखाए गए हैं वो तो रियल है। बाकी जितने भी कैरेक्टर्स को दिखाया गया है उनका रियल लाइफ से लेना देना है। मेजर इकबाल, रहमान डकैत, चौधरी असलम, मुंबई पे अटैक करने वाला कसाब, अरशद पप्पू, उजेर बलोच, ऐसे कितने ही कैरेक्टर्स हैं जो रियल लाइफ में एग्जिस्ट करते थे। यहाँ तक कि रहमान डकैत की मौत जिस डेट जिस ईयर में हुई थी उसी डेट एंड ईयर में मूवी में भी मरता है रहमान डकैत। IC-814 फ्लाइट हाईजैक, पार्लियामेंट अटैक, ये सब दिखाना कुछ क्रिटिक्स को गिल्ड लग रहा है। नहीं मतलब फिल्म के खिलाफ ऐसा जहर उगलने वाले सच में इंडियन ही है ना, या सिर्फ इंडियन होने का दिखावा कर रहे हैं। कहा तो आदित्य धर को अप्रिशिएट करना चाहिए था, कितना बोल्ड डिसीजन लिया उन्होंने धुरंधर फिल्म बनाने का। 26/11 अटैक की ऑडियो तक सुना दी जिसमें हैंडलर और टेररिस्ट के बीच की कन्वर्सेशन सुन के खून खौल जाता है। काफी जगह रियल फुटेजेस का भी इस्तेमाल किया गया है। तो कैसे इतनी अच्छी तरह से जानकारी इकट्ठा करके बनाई हुई फिल्म पर बिना बात उंगली उठाई जा रही है। और अभी ऋतिक का अपनी एक्स्ट्रा उंगली करना बाकी था। बहुत खुजली हो रही थी ऋतिक के अंदर, कहाँ अपनी एक्स्ट्रा उंगली करूँ यही सोच रहे थे। फिर सोचा क्यों ना अपने ही ऊपर कर लेता हूँ। धुरंधर पे अपने अनमोल विचार प्रकट किए श्री ऋतिक रोशन जी ने, जिसमें शुरू में तो बड़ी अच्छी अच्छी बातें करके फिल्म को आसमान तक पहुंचा दिया, लेकिन फिर आया मुंह से हगने का टाइम और उन्होंने आगे फिल्म को पॉलिटिक्स से भरी फिल्म बता दिया। वाह, जिसके बाद जनता ने लपेट लिया ऋतिक को भी। धुरंधर में उनकी स्पाई फिल्म जैसा इंटरनेशनल कंट्री में नाच गाना नहीं देखने को मिला, एक्ट्रेस बिकिनी में नहीं देखने को मिली। शायद इस बात से ऋतिक चाचा ऑफेंड हो गए। ऐसा सब बोलते हुए ऋतिक के लिए बहुत फूल बरसाए लोगों ने। वैसे तो रणवीर सिंह ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी थी एक मास्टर क्लास फिल्म को डुबाने में, वो भी अपनी हरकतों से। वो तो भला हो ऑडियंस का जिन्होंने रणवीर सिंह के पापों की सजा फिल्म एंड आदित्य धर को नहीं दी फिल्म को इग्नोर करके, जिसका असर हर दिन बॉक्स ऑफिस पे देखने को मिल रहा है। अब बात कर लेते हैं सेकंड पार्ट में क्या देखने को मिल सकता है एंड पार्ट 2 की कहानी कितने साल और आगे तक जा सकती है। तो देखो हमजा अली मजारी या फिर जसकीरत सिंह रांगी इन्फिल्ट्रेट करके पाकिस्तान जाता है और इतना बड़ा खतरा उठाने के पीछे उसका पर्सनल मोटिव होता है। उसकी फैमिली के साथ पास्ट में बुरा होते हुए दिखाया जाता है, जिसकी आग उसकी आंखों में देखने को मिलती है। अब जसकीरत सिंह IB में काम करता था या फिर वो कोई सिविलियन था जिसका अपना कोई बचा नहीं, शायद इसके पीछे का रीजन भी आतंकवाद ही हो। तो अजय सन्याल लास्ट में बोलता भी है, पाकिस्तान में इन्फिल्ट्रेट करने के लिए हम ऐसे लोगों को चुनते हैं जिनका कोई मकसद नहीं है जीवन में। जिस तरह से जसकीरत को लास्ट में दिखाया जाता है, चेहरा ढका होता है, हाथ बंधे होते हैं एंड उसके पास्ट के कुछ सीन्स दिखाए जाते हैं जिनमें वो कुछ लोगों को बुरी तरह मारता हुआ दिखता है। तो ऐसे में हो सकता है कि जसकीरत एक क्रिमिनल ही हो, मतलब वो ऐसा क्रिमिनल नहीं होगा जिसका शौक ही क्राइम करना हो, तो अपने परिवार का बदला लेने के लिए ही उन लोगों को बुरी तरह मारता होगा वो जो गुनहगार थे उन्हें। जिसके बाद जसकीरत को जेल हो गई एंड जब उसका कोई फैमिली मेंबर नहीं बचा तो अजय सन्याल जसकीरत को सीक्रेट एजेंट बना के पाकिस्तान में इन्फिल्ट्रेट करने का सोचता होगा, जिसके लिए जसकीरत हाँ कर देता है। पूरे चांस है कि सेकंड पार्ट में हमें रणवीर सिंह के कैरेक्टर की बैक स्टोरी दिखाई जाए, कैसे वो जेल पहुंचा, फिर कैसे उसकी ट्रेनिंग हुई सीक्रेट एजेंट की। उसके बाद की कहानी तो हम देख ही चुके हैं, वो पाकिस्तान आके अपना काम शुरू कर देता है। लेकिन अब रहमान डकैत की मौत के बाद उसकी कुर्सी पर किसका हक होगा? सबसे पहला नाम उसके भाई उजेर बलोच का ही लिया जाएगा। तो हाँ, ऐसा हो सकता है कि उजेर बलोच ही रहमान डकैत की जगह ले, लेकिन ये डिपेंड करता है कि सेकंड पार्ट की कहानी कितने साल और आगे तक जाएगी। फर्स्ट पार्ट जिस ईयर में खत्म होता है मे बी वो 2009 था, रहमान डकैत की मौत का साल। टीजर ट्रेलर में दिखाए गए कई सारे सीन्स फर्स्ट पार्ट का हिस्सा थे ही नहीं, जहाँ रणवीर का कैरेक्टर सबका लीडर बना हुआ दिखता है। वो यही शो करता है कि रहमान डकैत की जगह हमजा ही लेगा, लेकिन कितने टाइम बाद, क्योंकि रियल में रहमान डकैत की मौत के बाद उसकी जगह उजेर बलोच नहीं ली थी। वो बहुत बड़े बड़े क्राइम्स करता था, लेकिन फिर
2013 से 2015 के बीच में उज़ैर बलोच के क्राइम से परेशान होकर कराची से सारे क्रिमिनल्स का सफाया करने का प्लान बनाया गया, जिसमें उज़ैर बलोच टॉप पे था। ये सब होने के बाद 2014 से 2015 के बीच में उज़ैर बलोच ईरान भाग गया था एंड वहीं से अंडरग्राउंड होकर ऑपरेशंस करता था। लेकिन 2016 में उज़ैर बलोच को अरेस्ट कर लिया गया था एंड ईरान से पाकिस्तान लाके जेल में डाल दिया गया था। इसीलिए अगर आदित्य धर ने रियल इंसिडेंट्स एंड टाइम को साथ लेके सेकंड पार्ट पे भी काम किया है, जैसे रहमान डकैत की मौत रियल लाइफ में भी 9 अगस्त 2009 में हुई थी एंड मूवी में भी सेम डेट एंड ईयर में हुई थी, वैसे ही अगर सेकंड पार्ट की कहानी भी इसी तरह आगे बढ़ती है तो हमजा को रहमान डकैत की जगह लेने में लंबा टाइम लग जाएगा। ऐसा देखने को मिल सकता है कि रहमान डकैत की जगह उज़ैर बलोच ही ले, लेकिन जब उसके पीछे पुलिस पड़ जाए तो भागने से पहले वो कुर्सी की जिम्मेदारी हमजा को सौंप दे। अब अगर ऐसा ही होता है तो ये जरूरी नहीं है कि उज़ैर बलोच को ईरान ही भागते हुए दिखाया जाए, कहीं और भी जा सकता है या फिर ईरान भी दिखाया जा सकता है, पता नहीं। अब देखो, इन सब बातों से अगर चौधरी असलम की कहानी को कनेक्ट करें तो कुछ ऐसा हो सकता है। चौधरी असलम की मौत 2014 में हुई थी, उसकी कार में धमाका हुआ था एंड उज़ैर बलोच के खिलाफ ऑपरेशन भी 2013 से 15 के बीच में ही किया गया था। तो ऐसा दिखाया जा सकता है कि जब उज़ैर बलोच ने रहमान डकैत की जगह संभाली तो उसने क्राइम्स तो किए ही, साथ में रहमान डकैत की मौत का बदला लेने के लिए चौधरी असलम को भी मारने की कोशिश करे, पर हमजा चौधरी असलम को पहले से ही इंफॉर्मेशन दे दे, जिसके बाद उज़ैर का प्लान फेल होता जाए। ऐसे ही चौधरी असलम और हमजा मिलकर कई ऑपरेशन से साथ करते हुए दिखे क्राइम्स के खिलाफ, पर आगे चल के उज़ैर बलोच चौधरी असलम को मारने का प्लान बनाए, जिसके बारे में हमजा को किसी कारण से ना पता चले एंड चौधरी असलम को मारने में कामयाब हो जाए उज़ैर बलोच। एंड फिर ये दिखा सकते हैं कि चौधरी असलम को मारने के बाद उज़ैर बलोच के खिलाफ ऑपरेशन शुरू हो, जिसके बाद उज़ैर बलोच पाकिस्तान से भाग जाए एंड भागने से पहले अपनी जगह हमजा को दे दे। यहाँ टाइमिंग मैच भी कर रही है चौधरी असलम की मौत की एंड उज़ैर बलोच के पाकिस्तान से भागने की। अब एकदम पक्का तो नहीं पता है उज़ैर बलोच 2014 में भागा था या 15 में, लेकिन इसके आसपास ही भागा था, तो कोई बड़ी बात नहीं होगी अगर उज़ैर बलोच के भागने के पीछे का रीजन चौधरी असलम की मौत ही दिखा दे। मेजर इकबाल सेकंड पार्ट का एक बड़ा चेहरा बन के आ सकता है, लेकिन जो सबसे बड़ा नाम है वो अनजान है, जिसे बड़े साहब बोला गया है। अब देखो, मुझे लगता है मेजर इकबाल या फिर जिसका ये कैरेक्टर है इलियास कश्मीरी, उसकी कहानी के साथ थोड़ी लिबर्टी ली हो आदित्य धर ने, क्योंकि इलियास कश्मीरी की मौत 2011 में हुई थी, जिसके पीछे यूएस का हाथ था। पर सेकंड पार्ट में मेजर इकबाल एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होने वाला है, ऐसा लगता है, जब तक बड़े साहब कौन है ये सामने ना आए। ऐसे में यूएस के हाथों से तो मारते हुए नहीं दिखाया जाएगा इकबाल को, जहाँ तक है, क्योंकि ट्रेलर में हमजा और इकबाल को लड़ते हुए दिखाया गया है, तो जहाँ तक है इकबाल हमजा के हाथों से ही मारा जाएगा। एंड वैसे भी ट्रेलर के अकॉर्डिंग पता चलता है कि हमजा सबका लीडर बन चुका है, ऐसा तो उज़ैर बलोच के जाने के बाद ही हो सकता है। अब अगर आदित्य धर इकबाल के इवेंट्स को रियल लाइफ से अलग होकर दिखाते हैं तो उसकी मौत 2011 के बाद ही होगी, जब हमजा रहमान डकैत की कुर्सी पर आ जाएगा। नहीं तो उज़ैर बलोच के होते हुए हमजा क्यों करेगा इकबाल पर अटैक? ऐसा करने से तो उसका कवर सबके सामने आ जाएगा। या फिर क्या हो अगर ऐसा दिखा दे कि इकबाल की मौत 2011 में ही हो, जिसके पीछे हमजा की चाल हो। ये तो हम देख चुके हैं कि हमजा मैनिपुलेट करने में कितना एडवांस है। पहले उसने रहमान डकैत की गैंग में आने के लिए चालाकी दिखाई, तो ये भी तो पॉसिबल हो सकता है ना कि हमजा उज़ैर बलोच को किसी तरह घुमा फिरा के इकबाल के खिलाफ कर दे, दोनों के बीच गलतफहमी पैदा कर दे एंड फिर चौधरी असलम की मदद से इकबाल का काम तमाम कर दिया जाए, क्योंकि इकबाल को बहुत बुरी मौत देने वाला है हमजा। जिस तरह इकबाल 26/11 अटैक को एंजॉय कर रहा था एंड इंडियन एजेंट को टॉर्चर कर रहा था, वो सब देखते हुए इकबाल की मौत बहुत दर्दनाक होगी, पता चलता है। खनानी ब्रदर्स को भी हमजा बुरी तरह रगड़ने वाला है, लेकिन उससे पहले में भी हमजा उनका इस्तेमाल करे अपने लिए। और हमजा की जो लिस्ट देखने को मिलती है उसमें काफी सारे नाम थे, उन सबको सेकंड पार्ट में मारना बहुत जल्दी हो जाएगा मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में जहां रहमान डकैत की कहानी पर फोकस किया गया था, तो उसके बाद इतने सारे लोगों को टारगेट करना, बदला लेना, सब कुछ जल्दी जल्दी में दिखाना पड़ेगा। दाऊद इब्राहिम का नाम भी जोड़ा जा रहा है धुरंधर के साथ। अब मैंने तो फर्स्ट पार्ट में नोटिस नहीं किया कहाँ दिखाया गया था उसे, लेकिन सेकंड पार्ट में वो देखने को मिलेगा, ऐसा सुनने को मिल रहा है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि बड़े साहब दाऊद इब्राहिम ही हो, पता नहीं कौन होगा, पर दाऊद का नाम लिया जा रहा है तो वो हो सकता है। या फिर क्या पता अगर आदित्य धर का प्लान धुरंधर फ्रेंचाइजी को और आगे ले जाने का हो तो वो बड़े साहब को छुपा के ही रख सकते हैं एंड सेकंड पार्ट के आगे भी अगर कुछ आए तो उसमें बड़े साहब को मारते हुए दिखाए। बाकी तो देखते हैं क्या कैसे होता है, क्या सेकंड पार्ट में सब कुछ खत्म कर दिया जाता है या फिर आगे का भी प्लान सोचा है आदित्य धर ने। बाकी बहुत मजा आया फिल्म देखने में, पूरी ऑथेंटिसिटी के साथ बनाई गई है एंड सबको सिखाया है कि किस तरह बनती है स्पाई और एस्पियोनाज फिल्में। रणवीर के कैरेक्टर का 26/11 वाला अटैक देखने के बाद जो हाल होता है, उसकी जुबान कांपने लगती है एंड उसकी आंखों पे फोकस किया जाता है और आंखें सारा दर्द दिखा देती है। क्या हाल हो रहा है रणवीर के कैरेक्टर का, एकदम इंटेंस सीन था। डे 1 पे फिल्म ने
128 करोड़ से शुरुआत करी थी, लेकिन अपने 9th डे पर सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए धुरंधर ने हिंदी सिनेमा के। 53 करोड़ का धमाका करके दिखा दिया फिल्म ने डे 9 पे, जिसके बाद फिल्म का टोटल इंडिया नेट कलेक्शन 300 करोड़ क्रॉस कर चुका है एंड वर्ल्ड वाइड 450 करोड़। ये फिल्म अगर किसी भी वजह से फ्लॉप हो जाती ना तो हमारे लिए बहुत शर्म की बात होती। साथ में आदित्य धर ने जो एफर्ट्स लगाए थे फिल्म के लिए वो सब बर्बाद हो जाते, जिसके बाद शायद हमें सेकंड पार्ट देखने को ही नहीं मिलता, ना ही आदित्य धर आगे ऐसी रॉ रियल फिल्म बनाने की हिम्मत करते। देखो अब फिल्म 500 करोड़ के करीब तो पहुंच चुकी है वर्ल्ड वाइड में, तो यहाँ से 800 करोड़ तो कहीं नहीं जा रहे हैं। उससे ऊपर कितना जाएगा कलेक्शन वो देखना होगा। 1000 करोड़ पहुंचना थोड़ा मुश्किल लग रहा है, लेकिन नामुमकिन नहीं। कुछ टाइम बाद नई फिल्में आने वाली है जिसका असर धुरंधर के कलेक्शन पे नजर आने लगेगा। पर कोई बात नहीं, 800-900 करोड़ भी बहुत बड़ा बेंचमार्क माना जाएगा, वो भी फर्स्ट पार्ट के अकॉर्डिंग। आमतौर पर जो कलेक्शन धुरंधर का फर्स्ट पार्ट निकाल रहा है उस तरह के कलेक्शन फिल्म के सीक्वल्स करते हैं। तो सोच के देखो जब धुरंधर का सेकंड पार्ट रिलीज होगा तो उसका डे 1 का कलेक्शन क्या ही आने वाला है। 70 करोड़ क्रॉस कर जाए तो ज्यादा शौक मत होना। खैर कुल मिला के मजा आ गया फिल्म देखने में। 3.5 घंटे कब निकल गए मुझे तो फील भी नहीं हुआ। एक एक मोमेंट फिल्म का इंटेंस था, आग लगा रहा था स्क्रीन पे। खैर इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना मत भूलना। मैं मिलूंगा अगली बार। बाय।